पीछे पीछे। सर ना वॉलेट ना पैन कार्ड, पॉकेट से सिर्फ ये कोल्हापुर से मुंबई का टिकट मिला है और यहाँ के किसी की एड्रेस की पावती। सर इतना यंग लड़का, लेकिन पास ना मोबाइल ना कोई पैसा। हो सकता है किसी ने मारने के बाद सब कुछ लूट लिया हो। क्राइम पेट्रोल के महाराष्ट्र वीक के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। इस नौजवान की हत्या किसके लालच का नतीजा थी? लूट का, या ये मामला था दुश्मनी का, या फिर ये सब कुछ और ही? सर जी कौन है मंगला? सर आप मैं सुरेश पाई और ये मेरी पत्नी मंगला पाई है। क्या बात है सर? इसे पहचानते हैं आप? कौन है ये? हम नहीं जानते इसे। कौन है? आप जानती हैं शायद। कैसी बात कर रहे हैं सर? ये तो डर रही है देख के इसको। लाश सड़ गई है ना। अगर आप इसे नहीं जानते तो इसकी जेब से आपका एड्रेस कैसे मिला? पता नहीं सर, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे नहीं जानते? पक्का ना? पक्का सर। मोरे देखो वर्किंग है क्या? और अगर है तो 10 और 11 मार्च की फुटेज ऑर्गेनाइज करो। ये पाई अपनी उम्र से ज़्यादा दिमाग चला रहा है। इसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर हो सर। मारने से पहले काफ़ी हाथापाई हुई है। इसको बुरी तरह से पीटा गया है। इसका गला दबाया गया। बख्शीदा, ये मार्क कुछ अलग है। किस चीज़ का हो सकता है? ये किसी ठोस चीज़ से लगा है। हो सकता है गला दबाते हो किसी पत्थर या किसी नुकीली चीज़ से लग गई। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है ना, ये मरने के 15-16 घंटे पहले का है। मतलब पहले इसे किसी ने बुरी तरह पीटा और पीटने से 15 से 16 घंटे बाद इसका गला घोट के मार दिया। मे बी पॉसिबल। इसकी मौत कितने बजे हुई होगी? एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बता सकता, पर हाँ 11 मार्च को शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच ही हो। 11 मार्च। वो टिकट के ऊपर क्या डेट थी? सर 10 मार्च। 10 मार्च मतलब मुंबई पहुंचने के एक दिन बाद इसकी हत्या हुई। 10 को मुंबई पहुंचने के बाद और 11 की रात इसकी हत्या से पहले ये कहाँ था? सर कोल्हापुर के एक पुलिस स्टेशन में 13 मार्च को एक 20 साल के लड़के की मिसिंग रिपोर्ट हुई है। लड़के का नाम है रघुहिंद्रे। सर चेहरा और कपड़े विक्टिम की बॉडी से मेल खाते हैं। गुड। एक काम करो, कोल्हापुर से वो मिसिंग केस की फाइल यहाँ मंगवा लो। रघु की फैमिली को भी बुलवाओ। लाश की शिनाख्त करवानी पड़ेगी। सर मोरे, जिस एरिया से डेड बॉडी मिली थी वहाँ की चोरी और लूट के पुराने केसेस खुलवाओ। देखो कौन है वहाँ का पंटर। छोटा मोटी चोरी करता हूँ साहब, लेकिन खून नहीं। पहचानता इसे? पटेल की दुकान से मिला है। तूने देखा था ना बच्चे का खून करने के बाद? ध्यान से देख इस फोन को और उल्टी कर। छोटे मोटे काम कर रहे, लेकिन काम का पता नहीं। काम ज्यादा है साहब।
सच्ची साहब, आई शपथ इतना ही जुआ था साहब। तारीख याद है? किस रात को फोन चुराया था? शुक्रवार साहब, 10 तारीख। सर अगर ये जग्गा सच कह रहा है और उसने 10 तारीख को ही फ़ोन चुराया था तो ये कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि रघु की मौत अगले दिन मतलब 11 तारीख को हुई। फिर भी उसे कस्टडी में रखो, लूट और मारपीट का चार्ज लगाओ। हो सर। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। जैसा कि जग्गा ने बताया, रघु के बैग में ना तो पैसे थे ना ही कोई कीमती सामान, तो फिर कोई रघु को मारेगा क्यों? 20 साल का रघु कोल्हापुर से मुंबई आता है एक नवविवाहित दंपत्ति का एड्रेस लेकर, लेकिन उस दंपत्ति का यह कहना है कि वो उसे जानते तक नहीं। मुंबई पहुंचने की रात जग्गा रघु को लूटता है, लेकिन वो ये कहता है कि रघु का कत्ल उसने नहीं किया और रघु के बदन पर मिले घाव भी उसने नहीं दिए। रघु ने ऐसा क्या किया था कि किसी ने उसे जान से मार दिया, और वो ऐसे किस काम से मुंबई आया था कि जिसकी भनक तक उसके माता पिता को नहीं थी? क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पर जो अपने जवान बेटे की गुमशुदगी से परेशान थे और फिर उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा एक लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाए। रघु, डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया हमारे रघु के साथ? काका का इकलौता बेटा था ये, कौन से दुश्मन निकाले हैं इसके साथ, इसके साथ? यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप दीपक हिंदरे? हो साहब। आपकी थोड़ी मदद लगेगी। हो। तुम्हारे काका ने कोल्हापुर में जो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, उसमें ये लिखवाया था कि रघु तुमसे मिलने आ रहा था मुंबई। तुम यहाँ मुंबई में रहते हो? जी सर, कुर्ला में। मैं एक बीपीओ मध्ये काम करता हूँ सर। और कौन कौन है परिवार में? गांव में आई है मेरी सर। ये रघु यहाँ मुंबई आया क्यों? लेकिन उसके सर पे प्यार का भूत सवार था सर। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे फोन भी किया था। खूप वेळ लागले दादा. दादा मी मंगलाशिवाय नाही जगू शकत और ना मंगला मेरे बिना जी सकती. आपला परिवार, आपली जात कुठे आणि ती कुठे? और अब तो उसकी शादी हो गई बड़ा. देख, भूल जाओ उसे. अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं दादा? उसकी शादी हो गई है, मुंबई में रहती है, फिर भी वो मुझसे ही प्यार करती है. मुझे कुछ करना होगा दादा. नहीं रघु, रघु नहीं. रघु. क्या नाम बताया लड़की का? मंगला सर. मंगला पई? जी सर, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है अभी. सुरेश पई से? हो सब. दीपक, सर सुरेश पई के ऊपर कोल्हापुर में रघु को पीटने का एक केस है और सर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी अरेंज हो गई. सर, पुढे घे. 1 मिनिट रुक, मागे घे. हाँ, यहाँ से चलो. सुरेश पई, चला. सीसीटीवी फुटेज और दीपक के बयान से यह भी साबित हो गया कि सुरेश ना सिर्फ रघु से मुंबई में मिला था बल्कि उसने रघु को पीटा भी था. सुरेश जितना अपनी पत्नी मंगला से प्यार करता था उतना ही उसके पुराने प्रेमी रघु से नफरत. ऐसे में रघु को जान से मारने की मंशा उसके मन में हो सकती थी. तो क्या यह एक जुनूनी अपराध था? क्राइम ऑफ पैशन? अरे साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उसकी मौत से कोई लेना नहीं. कोल्हापुर में केस चल रहा है तुझ पर. शादी से 1 हफ्ता पहले तूने रघु की जमकर पिटाई की थी. उसकी टांग टूटते टूटते बची थी. उसके बाद वो मंगला के प्यार में मुंबई आया तो तूने वहां भी उसको मारा. क्या रे सुरेश, इतना भेजा घूम गया था तेरा कि तूने जान ले ली उसकी? साहब, मैंने कहा ना आपसे, मैं 11 को दिन से ही पुणे में था. राजा हरिश्चंद्र, तूने तो ये भी कहा था कि तू उससे मुंबई में मिला ही नहीं, तूने उसे मारने की धमकी नहीं दी. कहा था ना? कहा था साहब,
इसलिए कहा था क्योंकि मैं घबरा गया था सर। आपने उसकी डेड बॉडी की फोटो जो दिखा दी थी, मेरा उसके साथ ऑलरेडी लफड़ा था। तो सीधे शक मुझ पे ही करते ना साहब। सर, टोल बूथ कैमरा के हिसाब से 11 तारीख सुबह 10:30 बजे पई मुंबई से निकल गया और उसके टोल बूथ के पावती में भी वही टाइम है। पक्का खिलाड़ी है, झूठ पे झूठ बोलता है, क्योंकि रघु को मारने का मोटिव सिर्फ इसके पास था। और सर ये भी हो सकता है कि उसने किसी और से मरवाया हो और खुद बचने के लिए मुंबई से निकल गया। ताकि हमें शक ना हो, इसलिए कह रहा हूँ मोरे, ये पक्का खिलाड़ी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी पक्की होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स, इसकी अनयूजुअल एक्टिविटी, सब कुछ। और तब तक इसे कस्टडी में ही रखो। और हाँ, इसके अलावा सिर्फ दीपक है, उसकी कुंडली भी निकलवानी होगी। शांत आदमी है दीपक, अपने काम से काम रखता था। दीपक को किसी से ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा। दीपक मेरा पड़ोसी है, मेरे छोटे भाई जैसा। मैंने उसकी कितनी मदद की है, पानी भरने में, बिल भरने में, लेकिन मुझे भी शादी पे नहीं बुलाया। शादी? कब हुई इसकी शादी? तो यही कुछ 1 महीना पहले। हाँ सर, ये दीपक का घर और ये मेरा घर, इतने करीब रहते हैं हम लोग, सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन कब गुपचुप शादी बना ली समझ में नहीं आया। अच्छा, तुम बता रहे थे कि जब वो शादी करके आया उनके साथ कोई और भी था? हाँ सर, एक रिश्तेदार था। रिश्तेदार? हाँ साहब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों के बीच में रिश्ता क्या है, कुछ तो गड़बड़ थी। वो गड़बड़ अभी भी चालू है? अब बीवी नहीं तो गड़बड़ किस चीज की? बीवी नहीं है मतलब? सर, एक दिन दीपक की बीवी को चक्कर आया, यहीं पे गिर पड़ी बेहोश होके। जब बेहोश हो गई तो दीपक उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद सिर्फ एक ही दिन दिखी जब दीपक उसको हॉस्पिटल से लेके आया। अच्छा, फिर? अगले दिन गांव चली गई। सर, अभी तो ये ऑफिस में होगा। एक काम करो, बुलाओ इसे कल, अपने तरीके से पूछताछ करता है। हो सर। सर, सर बैठो बैठो, बुलाएंगे साहब, बुलाएंगे सर। लेकिन ओ, बोला ना बैठने को, साहब बुलाएंगे बोल के। सर, आपने बुला बाहर नहीं फिरायला, बसायचे, बोलत होतो तुम्हाला। ओ भाई सर, क्या साहिबानी अरे जाके बैठो ना, जाके बैठो उधर, अभी साहब राउंड पे गए, चलो जाओ। फुटो, ये क्या सोने की जगह है क्या? सर, अरे दीपक, तुम कब आए? आओ अंदर आओ। तो सर, बस बैठ बैठ। सर, वो क्या बात हो गई? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पिछले 4 घंटे से बाहर वेट कर रहा हूँ सर। क्यों, बहुत बिजी है क्या? घर पे बेबी इंतजार कर रही है? दीपक, हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे क्या झूठ बोला सर? बीवी के बारे में क्यों नहीं बताया? सर, आपने पूछा ही नहीं। तुझसे पूछा था दीपक कि तेरे परिवार में कौन कौन है, और कौन कौन है परिवार में?
सर वो क्या है, नर्वसनेस के कारण आपको बताना रह गया रहेगा बीवी के बारे में। और आप समझ सकते हैं सर, मेरा भाई मरा है। भाई से इतना लगाव था तो उसे मुसीबत में बस डिपो से घर क्यों नहीं लाया? इतना जरूरी काम था कि तेरा भाई जिसे पीटा गया था, जिसका पैसा मोबाइल सब चोरी हो गया था, उसे घर लाने की बजाय तूने उसका कोल्हापुर का टिकट कटवा दिया। और एक तू ही था जिसने उसे आखिरी बार मुंबई में देखा था। ए थाम थाम इकडे। रघु क्या हुआ तेरे को? हाँ क्या हुआ? मैं गया था उससे मिलने, लेकिन उस कुत्ते ने देखने भी नहीं दिया मेरी मंगला को। बहुत मारा था छोड़ूंगा नहीं साले को, देखना। अरे तुझे आई की शपथ है, अगर तू दोबारा उससे मिलने गया तो अरे मार डालेंगे तुझे रे वो लोग। और स्वतः नहीं तर कम से कम आई बाबा का ख्याल तो कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो कैसे जिएंगे आई बाबा, बोल? और मैं उससे नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊंगा, या वो कैसे जिएगी मेरे बिना? दादा जिवला गया हूं मेरी, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके। लेकिन फिर भी तूने उसके गायब होने के बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की, क्यों? सर वो क्या है कि आपने जब भी मुझे रघु का फोटो दिखाया, मुझे उसी वक्त मालूम पड़ा कि वो इतने दिन से मिसिंग था। दीपक 11 की शाम 6 से रात 10 बजे तक कहाँ था तू? आप मुझ पर मेरे भाई के कत्ल का शक कर रहे हैं? दीपक कहाँ था तू? सर मैं मेरे घर पर ही था। किसके साथ? कोई सबूत है? सर कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मैं उस दिन मेरे घर पर अकेले ही था। और तेरी बीवी? सर दरअसल मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए आराम करने के लिए गांव गई है। संभाल के जाना। देख दीपक, हमसे कुछ भी छुपाना मत, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि सच बुलवाने के तरीके हमें आते हैं, समझा? हो सर। ये अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड निकलवाओ। घुसना पड़ेगा गहराई में। ये जहां काम करता है वहां भी जाना चाहिए एक बार। और मोरे, इसकी बिल्डिंग के वॉचमैन और पड़ोसियों से उस रात के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। हो सर। मेरे वर्कर्स खुश रहे इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। और ये दीपक तो बहुत ही अच्छा लड़का था। मेरी था मतलब शादी के पहले तक उसने अचानक ही शादी कर ली। उसके शादी के बाद मैंने तो आउट ऑफ वे जाके उसकी मदद करने की कोशिश की थी। उसके बीवी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत थी तो मैंने दीपक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर उसकी बीवी को एक्सटेंड भी किया था। सारे खर्चे में उठाए थे, पूरे 25 लाख। 25 लाख? हाँ जी। और इतनी मदद करने के बावजूद भी पता नहीं क्या हो गया उससे, अचानक से गायब ही हो गया। गायब हो गया मतलब 4 दिन से ऑफिस ही नहीं आ रहा और ना ही किसी को उसने इन्फॉर्म किया। आज सुबह से तो उसका फोन भी नहीं लगा। दीपक का ऑफिस में कोई ड्रॉअर, लॉकर ऐसा कुछ है? हाँ सर, मैंने सारी फैसिलिटीज दी है उसको। उसकी चाबी मिल सकती है? हाँ जी। हाँ मोरे। सर इस दीपक के घर पे घर पड़ी हुई है और ये दीपक भी घर पे नहीं है। क्या? मोरे तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। जी सर। शर्मा सर, दीपक का ड्रॉअर, लॉकर जो भी है उसे अच्छे से चेक करो। उसकी चाबी आप मुझे दे दी। मोरे, ये फोटो कुछ अजीब नहीं है? तो कुछ तो अजीब है इस फोटो। हाँ शर्मा बोलो। सर, दीपक के ऑफिस के लॉकर से गांव में ज़मीन की खरीद के पेपर्स मिले हैं। जमीन की खरीदी के पेपर ऑफिस लॉकर में? ठीक है शर्मा, तुम वो पेपर्स लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। यस सर। मोरे, इस दीपक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन सर कहाँ? ना वो घर में मिलता है ना ऑफिस में। मुझे लगता है हमें कोल्हापुर चलना चाहिए, वहां से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर ये है दीपक का घर।
साहेब काय झालं? कुछ नहीं, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। बरं आप आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। आपकी बहू होगी ना अंदर? बहू? मेरे बेटे की तो अभी शादी नहीं हुई, बहू किधर से आएगी? दीपक ने शादी नहीं की? नहीं तो का बरं? नहीं कुछ नहीं काकी। अच्छा, आखिरी बार दीपक का फोन कब आया था आपको? 4-5 दिन पहले किया था साहब। ऐसे तो हर 2 दिन में फोन करता था, इस दफा 4-5 दिन से फोन नहीं आया उसका। साहब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, उसने एक जमीन खरीदी है तो सरकारी कागज पे उसका साइन चाहिए था। जमीन? मुझे तो नहीं बताया उसने। कुछ हुआ है क्या साहब? कुछ हुआ नहीं है, आप बस इतना करना, अगर दीपक आए या उसका फोन आए तो कोल्हापुर पुलिस स्टेशन में मोहिते साहब को बता देना। बरस चला। नमस्कार। बोलो शर्मा। सर, एक डेवलपमेंट है। दीपक का मैरिज सर्टिफिकेट जाली है। क्या? हाँ सर, नकली मैरिज सर्टिफिकेट है। बट सर, कोई नकली मैरिज सर्टिफिकेट क्यों बनाएगा? बहुत सी वजह हो सकती है शर्मा, फ्रॉड, स्कैम, गलत इरादे से ही नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। एक काम करो शर्मा, दीपक के नाम का रेड अलर्ट निकालो, वो ज़रूर फरार है, ढूंढना है उसे। ओके सर। मोहिते साहब। हाँ सर। वो जो दीपक के ऑफिस से लैंड डील के पेपर्स मिले थे, हाँ, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो। फुल सपोर्ट सर। कहीं बोलत नहीं है साहब, किसी से भी बात नहीं करती है। रघु के जाने के बाद एकदम गमसाली है। बहुत धक्का लगा साहब, अंदर से बहुत धक्का। काका, काकी की दवाइयाँ जो मंगाई थी अंदर रख दे बेटा। शेखर है साहब, रघु का दोस्त। रघु के जाने के बाद यही देखभाल कर रहा है हमारी, बहुत मदद करता है हमारी। अच्छा, रघु ने कभी आपको फोन किया था? कुछ बताया था कभी? कुछ परेशानी थी उसको? नहीं साहब, पर वाकई उसको कुछ परेशानी थी क्या? अभी तक ऐसा कुछ सामने आया तो नहीं है। खैर, कुछ लगेगा तो मैं आपको फोन करूंगा। चलो। मोरे, लो इनकम फैमिली है, क्या मोटिव हो सकता है? सर सॉरी सर, मी आतमध्ये काही बोलू नहीं सर। वो रघु के बारे में काकी कुछ भी सुनते हैं ना सर तो उसको सदमा जाता है सर। मेरे को आपको कुछ बताने का है रघु के बारे में। क्या? सर 11 तारीख को रघु का मेरे को फोन आया था सर। शेखर यार, मैं नहीं रह सकता यार मंगला के बिना। अरे पागलपन मत कर, चुपचाप गांव में वापस आ। तू टेंशन मत ले यार, मैं सब सेट करता हूँ यहाँ पे। क्या सेट करेगा रे तू रघु? छोड़ना यार। और बता क्या चल रहा है बाकी? अरे इधर गांव में क्या नया चलेगा, तू बता मुंबई का हाल। अरे हाँ शेखर यार, एक और गुंदड़ है यार इधर। क्या? मैं दीपक दादा के यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे ना कुछ तो विचित्र सा लग रहा है यार। हेलो। मुझे लगा सर वो मेरे को दोबारा फ़ोन करेगा, लेकिन किया नहीं सर। मला वाटलं कॉइन वगैरह ख़त्म झाले असेल, पर उसके बाद उसने फ़ोन किया ही नहीं सर कभी भी। पता नहीं उसने दीपक दादा के बारे में क्या विचित्र सुना देखा। कितने बजे फ़ोन किया था उसने? करीब 7 साढ़े 7 बजे किया था सर शाम में। अगर दीपक की शादी झूठी थी तो फिर वो अपनी नकली पत्नी का इलाज क्यों करवा रहा था? और दीपक की फर्जी पत्नी को आखिर ऐसी क्या बीमारी थी कि जिसके इलाज के लिए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर खर्च हुआ? क्या रघु को पता चल गया था कि दीपक की शादी नकली है? और क्या सिर्फ इसीलिए दीपक ने अपने भाई को मार दिया? इन सब बातों का जवाब सिर्फ दीपक दे सकता था, पर आखिर दीपक इस वक्त था कहां? कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं? सर प्राइमा फेसी गला दबाने से इसकी मौत हुई है। सर इसको भी रघु की तरह गला दबाकर मारा गया है। सर मेरे हिसाब से लगभग 2 दिन पहले इसकी मौत हुई है। सर इसकी मौत 2 दिन पहले हुई और उसके 1 दिन पहले हमने इसे पूछताछ के लिए बुलाया था।
और उसके एक दिन बाद उसी के घर में घरफोड़ी हुई। सर मतलब ये सब कुछ उसी रात में हुआ है जिस दिन हमने इसे पूछताछ के लिए बुलाया था। और जिस किसी ने भी इसे मारा है, शायद इसे मारने के बाद वो इसके घर गया, वो लैंड डील के पेपर्स ढूंढने जो इसने अपने ऑफिस के लॉकर में छिपा के रखे थे। मोरे, हमें मोहित से पता करना चाहिए कि उस लैंड डील के पेपर्स के बारे में कोई लीड मिली या नहीं। 20 लाख की जमीन सर दीपक ने सिर्फ 10 लाख में खरीदी है। देखिए। क्या? कैसे? कहीं कळत नहीं सर, मगर खेती की जमीन बदली करने के लिए दीपक ने अप्लाई किया था और वहाँ कुछ फैक्ट्री डालने वाला था। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदली करने वाला था। ये देखिए। इस जमीन का असली मालिक कौन है? रहता कहाँ है? चलो साहिबाना बैठा। 20 लाख की जमीन 10 में बेची तो कुछ तो गड़बड़ सर, ये मनोहर को जानता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मनोहर अब कहाँ है। मनोहर ने खेती की जमीन क्यों बेची थी, कुछ पता है? साहब बीबी बीमार थी उसकी, सबको पता है। किसान बेचारा क्या करता, जमीन बेचकर मुंबई को लेके गया इलाज के लिए। क्या बीमारी थी उसकी बीवी को? खूब बड़ी बीमारी थी, चक्कर आके गिरती थी भाई। ट्यूमर का काहीतरी, ब्रेन ट्यूमर। हाँ, दारू पी के मनोहर यही बोलता था, ब्रेन ट्यूमर। मोहिते, मनोहर के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। चेक करो। जो आदमी दीपक और उसकी बीवी के साथ देखा गया था, उसका चेहरा मनोहर से बहुत मिलता है। इसका मतलब ये आदमी मनोहर है। और एक बात मोरे, तुम्हें याद है जब हमने ये तस्वीर पहली बार देखी थी, हमें इसमें कुछ अजीब लगा था। ये फ़ोटो कुछ अजीब नहीं है? तो कुछ तो अजीब है इस फोटो में। अजीब ये है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही हैं, सिर्फ आदमी का चेहरा बदल दिया गया है। मनोहर की जगह दीपक। हो सर, लेकिन ये सब करके इन्हें मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिलेगा मोरे। ये बहुत बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड है। मनोहर की वाइफ को ट्यूमर था, उसके इलाज के लिए मनोहर को काफ़ी पैसे चाहिए थे। अगर मनोहर अपनी 20 लाख की ज़मीन बेचता तो भी उसकी बीमारी के इलाज के लिए कम पड़ते, इसलिए दीपक ने उसे इंश्योरेंस फ्रॉड का ऑफर दिया। वो मनोहर की बीवी के साथ झूठी शादी करेगा और अपनी कंपनी से 25 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस उठाएगा। उसके बीवी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत थी तो मैंने दीपक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर उसके बीवी को एक्सटेंड भी किया था। सारे खर्चे भी उठाए थे, पूरे 25 लाख। और बदले में मनोहर अपनी 20 लाख की ज़मीन दीपक को 10 लाख में बेचेगा। 20 लाख की जमीन सर दीपक ने सिर्फ 10 लाख में खरीदी है। मोरे, इस मांडवली से मनोहर को अपनी 20 लाख की ज़मीन के मिले 35 लाख और दीपक को 20 लाख की ज़मीन 10 लाख में मिल गई। दोनों का फायदा। बरोबर सर, ऑपरेशन के लिए पैसों के भी बंदोबस्त हो गए और ज़मीन भी अच्छे भाव में बिक गई। लेकिन अगर सबका फ़ायदा हुआ तो ये खून क्यों? मुझे लगता है इस फ्रॉड मेडिकल इंश्योरेंस का रघु को पता चल गया होगा और इसलिए उस बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। तो दीपक ने सिर्फ अपना फ्रॉड छुपाने के लिए अपने ही भाई को मार दिया, या फिर मनोहर। दीपक और रघु दोनों के गले पर ये मार्क देखो, एक जैसा है। अब ध्यान से मनोहर की ये फोटो देखो, अंगूठी अंदर की तरफ पहनता है। कुछ समझे? हो सर। रघु को दीपक ने नहीं, मनोहर ने मारा है और दीपक को भी मनोहर ने ही मारा है। रेड अलर्ट जारी करो, अभी स्टेट से बाहर नहीं गया होगा। सर, स्टेट के सभी पुलिस थानों में अलर्ट्स भेज दिए हैं, लेकिन सर अगर ढूंढने में देरी हो गई तो स्टेट छोड़ के निकल भी सकता है। हाँ मोरे, हमें सही जगह ढूंढना होगा। लेकिन कहाँ सर? हॉस्पिटल्स में। सर हॉस्पिटल में क्यों? मनोहर अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था और उसकी बीवी को ट्यूमर था। उसी चक्कर में तो ये सारा फ्रॉड किया गया है। अगर इसकी बीवी का इलाज चल रहा है तो वो रेगुलर किसी हॉस्पिटल में जाती होगी। मोरे, जल्द से जल्द सारे हॉस्पिटल्स में चेक करवा। हो सर।
सर नासिक के एक अस्पताल से खबर आई, मनोहर उसकी बीवी को लेके वहाँ पहुँचा। उसकी बीवी की कंडीशन बहुत सीरियस है। चलो। सेकेंड फ्लोर रूम नंबर 3। पेशेंट की तबीयत कैसी है? हमने बहुत कोशिश की लेकिन बचा ना सके। इंश्योरेंस फ्रॉड तो समझ में आया, अब आगे बता। रघु को मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? संगीता की सर्जरी बस हुई थी सर, मैं उसे गांव ले जाने वाला था, तभी दीपक का भाव को रघु वहाँ आ गया। जब उसे पता चला कि उसके भाई ने शादी कर ली तो पागल सा हो गया सर, बोला सबको बता देगा। तो 11 की शाम मैं और दीपक उसको समझाने के वास्ते बाहर लेकर गए, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था साहब। तब भी बोला कि मैं सबको बता दूंगा। मैंने दीपक को बोला तू घर जा, मैं इसको समझाते हुए लाता हूँ। जब दीपक घर चला गया तो मैं उसको लेकर। ए रघु, काय को ये सब लफड़े में पड़ रहा है तू? अजीब बात है ना, मतलब दादा की शादी हो गई है और घर वालों को पता भी नहीं है। हे बक रघु, तेरे दादा की शादी तेरे लिए बड़ी बात है, पर ऐसा कुछ है नहीं। मतलब तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, और इसमें तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस तू ये बात अपने तक रख, कर ला। चल चलते हैं। ठीक है, मैं एक फ़ोन कर लेता हूँ घर पे, बता देता हूँ कि मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं यार, एक गड़बड़ है यार। मैं दीपक दादा क्या रह रहा हूँ यहाँ पे ना, कुछ तो। अरे बात कर रहा हूँ ना। अरे मना किया ना। मैं तेरी क्यों सुनूं? मेरी क्यों सुनूं? मैंने नहीं तो आज के बाद किसी की नहीं सुनेगा तू। अलिया, हाँ? मैंने रघु को मार दिया साहब। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब। अगर नहीं मारता तो वो अपना मुंह खोल देता और इंश्योरेंस फ्रॉड सामने आ जाता सर। फिर मेरी संगीता का इलाज नहीं हो पाता था सर। और दीपक, उसे क्यों मारा? जब आप लोगों को रघु की लाश मिली और आप लोगों ने तहकीकात शुरू की तो आप लोग दीपक के बहुत नज़दीक आ गए सर। वो डर गया और मेरे पास गाँव आ गया धमकी देने। तूने रघु को क्यों मारा? वो हमारा पोल खोलने वाला था। अभी जो तूने किया है ना, उसके चक्कर में मैं फंसने वाला है। मतलब ये कि रघु के खून के लिए पुलिस मेरे ऊपर शक कर रही है। मैं जा रहा पुलिस को सब कुछ सच सच बताने के लिए कि रघु को तूने मारा है। तूने। दीपक, दीपक, साला भैया, पुलिस को बोलेगा तू। फ्रॉड दीपक मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था साहब। मेरी जमीन को कौड़ियों के दाम पे खरीद कर उससे करोड़ों कमाना चाहता था। मेरी क्या गलती थी सर? मुझे मारना पड़ा उसको भी, और उसको मारने के बाद मैं उसके घर गया पेपर ढूंढने। क्योंकि मुझे पता था कि एक बार मेरे हाथ में पेपर लग गया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं इसमें शामिल हूँ। लेकिन मुझे पेपर मिला ही नहीं। तो उसी रात मैं कोल्हापुर वापस चला गया और संगीता को लेकर मैं नासिक आ गया।
इलाज के लिए। मैंने उसको बचाने के लिए सब कुछ किया सर, सब कुछ किया, लेकिन वो मुझे छोड़कर चले गई सर, मुझे छोड़कर चले गई सर। किसी भी नीयत से या किसी भी कारण से किया गया गुनाह गुनाह ही होता है और उससे कभी किसी का भला नहीं होता। दीपक ने सस्ती जमीन को पाने के लिए इंश्योरेंस फ्रॉड का कदम उठाया, जिसकी वजह से उसे अपनी और अपने भाई की जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ गरीब मनोहर अपनी बीवी को जानलेवा बीमारी से बचाना चाहता था और इसलिए वो इंश्योरेंस फ्रॉड में शामिल हो गया। छोटे से अपराध पर अपना पहला कदम रखने के बाद उसी को छिपाने के लिए मनोहर को एक के बाद एक कई अपराध करने पड़े। उसने घर में लूटपाट की, 2-2 खून किए और जिस बीवी को बचाने के लिए उसने अपराध किए, अंत में वो उसकी जान भी नहीं बचा पाया। ये बेहद जरूरी है कि हम लालच से दूर रहें और किसी भी छोटे स्तर के अपराध में भी ना तो शामिल हों और ना ही सहायक बने। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।